इनऑर्गेनिक बेंजीन। मैंने कहीं लिखा तो इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये अब भी कंपटीशन में आ रखा है हमारा बड़ा कॉमन कंपटीशन। पेपर में क्या आ रहा है? हाँ जी, यार पेपर मोस्ट पेपर में क्या आ रहा है कंपटीशन? अब लास्ट टाइम एंड कहाँ पे किया था आपके साथ? बेंजीन तो सारे बेंजीन पे बेंजीन है सब लोग। पेपर खत्म है किसी का रह गया बायो कब गुड फिर तो अगर आज आ गए लेक्चर लगाने लास्ट टाइम याद है आपके साथ रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर ही किए थे है ना, एसिडिक सेल का कंपैरिजन किया था। एक बार जब मुझे बता दो कि अगर मैंने आपको एसिड दिया था HClO, एक दे रखा है HBrO और एक आपको दिया है HIO, पहले तो इनका किसी एक का नाम बता दो। हाइपोक्लोरस एसिड था, तो मेरी तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, गुड फर्स्ट HClO था ना, तो अमन कोई रीजन याद है क्यों था? कुछ भी स्ट्राइक कर दो ना सर, ये रीजन हो सकता है। ऑक्सीडेशन रेट तो यहाँ पे कह नहीं सकता क्योंकि तीनों में ऑक्सीडेशन रेट क्या थी, सेम। तो रीजनिंग थोड़ी सी आगे लेकर जाते थे। ऑक्सीजन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन उसे Cl से इजीली मिलेंगे, Br से या I से। क्लोरीन ऑक्सीजन कैन टेक इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रॉम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आयोडीन से ना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा, तो OH बॉन्ड क्या हो गया, स्टेबल। क्लियर। फर्स्ट केस में क्या हुआ, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन Cl से तो मिले नहीं, अगर Cl से नहीं मिले ऑक्सीजन विल टेंड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन होगा तो H+ पॉजिटिव बन के बाहर जाना आसान, दैट्स व्हाई वाज मोर एसिडिक इन नेचर। और एक आपको थंब रूल दे दिया था, जब सारा सेम हाइड्रोजन था डिफरेंट ऑक्सीडेशन रेट, तब कंसेप्ट क्या दिया था, हायर इज द ऑक्सीडेशन रेट, मोर इज द एसिडिक सेल। क्लियर। ऐसे एसिडिक सेल के केसेस आगे। आज ना मेरे पास इस टॉपिक का एक तो रहेंगे इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स डिस्कस करने, उससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ Cl2 क्लोरीन। क्लियर। तो ये क्लोरीन की रिएक्शन तो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर में कितनी बार आ रखी है। पहले अगर Cl2 को बनाने का हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Cl2। क्लियर। इस Cl2 बनाने के पहले हमारे पास मेथड्स आ गए। जो फर्स्ट मेथड था दैट वाज, अगर मैं ट्रीट कर दूं मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 को विद HCl। क्लियर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन तुम लोग बताओगे क्या क्या मिल सकता है। हाँ जी, Mn साथ में Cl ट्वाइस आएगा, क्योंकि मैंगनीज की ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 4s2 3d5। अगर 4s2 3d5 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका आ जाएगा कम्प्लीटली आ गया। तो मैंगनीज डाइक्लोराइड एक पक्का, और गुड सेकंड एक और घूम फिर के यहाँ पे वाटर आ जाएगा ट्वाइस। अब बचा क्या साथ में, क्लोरीन गैस। तो आगे मेरे पास एवोल्यूशन ऑफ Cl2 गैस। ये ना इसलिए बार बार लिख पाता हूँ, CBSE में बड़ी बार आपको कंप्लीट का रिएक्शन आ जाता है, चाहे D&F का है चाहे B ब्लॉक का, तो ऐसे कुछ तो लॉजिक मिल जाएंगे रिएक्शन याद करने के। ऐसे ही अगर सेकेंड रिएक्शन लिखता है एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, वो आ गया मेरे पास नेक्स्ट मेथड, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4, इसे ट्रीट कर दिया किसके साथ, विद HCl। क्लियर। अब फिर प्रिडिक्ट करा दो कि क्या क्या मिल सकता है। हाँ जी, एक तो पोटाशियम कंबाइन कर दिया Cl से, तो ट्वाइस KCl है ना, गुड। सेकंड साथ में मिल गया मैंगनीज डाइक्लोराइड। क्लियर। और ये भी आ जाएगा ट्वाइस, और हाँ जी, और साथ में आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और साथ में एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस। क्लियर। तो 16 पे
आगे दो मेथड तो आसान क्लियर। एक दो मेथड, ये जो थर्ड मेथड है ये आपने पेपर में ना कमर्शियल मेथड के बेस पे आ रखा है। इस मेथड को नाम क्या दे रखा है, डेकन्स प्रोसेस। डेकन्स प्रोसेस, तो डेकन्स प्रोसेस में वी मेक यूज ऑफ HCl और साथ में क्या था, ऑक्सीजन। क्लियर। इसमें हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज कर दिया, कॉपर हैलाइड CuCl2, क्लियर, एट टेम्परेचर 723 केल्विन। याद रहेगा तो तभी लिखना, नहीं तो सीधा रिएक्शन लिख दो। अब क्या क्या मिल सकता है, हाँ जी, एक तो आ गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर, साथ में एवोल्यूशन ऑफ, और ये पेपर में ना आपका कंपैरिजन आ रखा है किसका, एक डेकन्स प्रोसेस, एक किया था मुझसे डॉस प्रोसेस, हाँ जी, एक किया था ये डॉस प्रोसेस, कहाँ पे, ऑर्गेनिक में, कहाँ पे, जब क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करते थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन था, ओवर्स था, फिनोल को ट्रीट किससे करते थे, NaOH और HCl, NaOH और HCl से करके वी यूज्ड टू गेट फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। आपका था क्लोरोबेंजीन, वहाँ पे इस रिएक्शन को स्टार्ट करना पड़ा। ये डॉस प्रोसेस, एक बार आपको डेकन्स और डॉस प्रोसेस करना डिफरेंस आ रखा है। क्लियर। एक जो लास्ट मेथड है गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी किया था, शायद किसी को ध्यान में हो, फोर्थ, दैट वाज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, मुझे वही लिखवाएगा ये ब्राइन सॉल्यूशन किसके बेस पे लिखा है रिएक्शन, हाँ जी, है ना, NaCl और साथ में क्या आ गया मेरे पास, वाटर। क्लियर। प्रोसेस कौन सा कर रहे थे, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। लिखवाओगे क्या क्या मिलता था अगर इसमें, हाँ जी, एक तो देखो यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे वाटर को भी एक्सपैंड कर दूँ, HOH। क्लियर। एक तो पक्का है मुझे ट्वाइस NaOH मिल जाएगा। क्लियर। अब मुझे वो जो आप कह रहे थे नेक्स्ट HCl, वो नहीं मिल सकता क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था, H पे चार्ज किया था पॉजिटिव, Cl पे चार्ज किया था नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पे, Cl नेगेटिव कहाँ पे चला गया, एनोड पे। वी गेट एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और साथ में क्या जाता था, क्लोरीन गैस। ये आपकी थी एट कैथोड एवोल्यूशन, और क्लोरीन गैस की आ गई एवोल्यूशन एट एनोड। और ये 11th क्लास में भी करते थे फॉर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई दिस मेथड वाज कमर्शियल मेथड। कमर्शियल क्यों था, क्योंकि ये ब्राइन सॉल्यूशन, नमक तो सबसे चीप एंड बेस्ट, और मिल्क कहाँ से जाएगा, थ्रू सी वाटर। अगर मैं बस सी वाटर को उठाकर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, तो तीनों प्रोडक्ट्स मुझे प्रॉफिटेबल मिल रहे थे। NaOH, इसको याद है 11th में लिखवाता था कास्टिक लाइन, कमर्शियल यूज़ के लिए। ये हाइड्रोजन गैस, लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस, रॉकेट प्रोपेलेंट्स के लिए आ गया। Cl2 का सबसे बड़ा यूज़ क्या था, फॉर ब्लीचिंग पर्पस। दिस कैन क्लियर स्टेन्स ऑन आवर क्लोथ्स विदाउट हैविंग एनी टेक्सचर हार्मनेस। ये टेक्सचर को हार्म नहीं करेगा, जैसे अगर इन पे अगर सॉफ्ट टेक्सचर पे अगर कोई स्टेन लग जाए, क्लीन करते हैं, क्लीन करने के मेथड्स तो बड़े हैं, पर कहीं क्या करेंगे, इस फाइबर को सॉफ्ट कर देंगे या हार्ड कर देंगे, तो क्या था, ये जो क्लोरीन है, दिस ओनली रिमूव स्ट्रेन्स फ्रॉम आवर क्लोथ्स विदाउट हैम्परिंग इट्स टेक्सचर। इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे आ गया, फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस। क्लियर। तो तीनों इंपॉर्टेंट केमिकल्स है और मिले किससे थे, आसान सा, फ्रॉम NaCl वाटर, दैट मीन थ्रू सॉल्ट, थ्रू सी वाटर। क्लियर। ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो क्लियर हुए Cl2 के। इसके बाद ना 3-4 बस रिएक्शंस थे। अब ये जो 3-4 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थे ना, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ किसकी आ गई हमारे पास, क्लोरीन की रिएक्शंस। क्लियर। कुछ रिएक्शन तो सिंपल थे। सिंपल क्या, सोडियम को अगर ऐड कर दें क्लोरीन के साथ, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। सेकेंड, अगर एल्यूमिनियम को ऐड कर दें Cl2, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ AlCl3। ये आ गया। एक थर्ड रिएक्शन मुझसे किया था P4, इसे ऐड करते थे विद Cl2, वी यूज टू गेट फॉर्मेशन ऑफ PCl3। या फिर मेरे पास क्या था P4, इसको फिर ऐड किया विद Cl, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ PCl5। याद है यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आती हैं,
कभी क्लोरीन को एक्सेस, कभी क्लोरीन को क्या लिया, लिमिटेड सप्लाई। तो यहाँ पर जब ये 4 क्लियर, तो एक में क्या था, ये लिमिटेड सप्लाई, और एक में हमारे पास क्लोरीन क्या था, दिस वाज इन एक्सेस। क्लियर। किसी के पेपर में ना अभी ये दोनों रिएक्शंस आए थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl3 PCl5, और एक आध दोनों में से स्ट्रक्चर आ रखा था प्रेडिक्शन का। ये रिएक्शन तो मैंने भी लिख दी है कि किसी ना किसी पेपर में सिंपल आते हैं, तो इसकी ना सबसे इम्पॉर्टेंट 4 रिएक्शंस हैं, 4 रिएक्शंस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब याद है आपके साथ रिएक्शन किए थे नाइट्रिक एसिड के साथ, वहाँ पे याद है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ लॉजिक दिया था, एक तो क्या मिलता था सॉल्ट, और क्या मिलता था NO2, और साथ में क्या मिलता था वाटर। और जब मैंने किया था डाइल्यूट के साथ, याद है किसी में NO और एक में क्या मिला था N2O, एक ये लॉजिक्स दिए थे। ऐसे ही एक और आपको जब ओजोन को किया था एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो याद है हमारे पास क्या था, PBS को कन्वर्ट इसमें किया था, PBS और 4 कॉम्बिनेशन के रिएक्शन किए थे। कंपटीशन में ये होता है हम लोग पूरी रिएक्शन ही डालते हैं, हम लोग आपको ना सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन पूछ लेते हैं, और ये जो नेक्स्ट 4 रिएक्शंस लिखने हैं ना, ये तो आपके पेपर में पता नहीं कितनी बार आ रखी हैं, चारों की चारों रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट थे। ये नेक्स्ट रिएक्शन मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट। क्लियर। मैंने यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन NH3 इसे रेड किया किसके साथ, विद क्लोरीन। पहली बार मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर अमोनिया इन एक्सेस। क्लियर। अमोनिया को एक्सेस कर दिया, अमोनिया एक्सेस, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया वी गेट फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। NH4Cl आ गया। अब तुम लोग बताओगे अगर अमोनियम क्लोराइड आ गया बाकी साथ में क्या मिल सकता है, अगर अमोनियम क्लोराइड था यहाँ पे, ये मेरे पास घूम फिर के यहाँ पर ये 6 के बेस पे, एंड वी गेट एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर। अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या आ गया, नाइट्रोजन। एक बार मुझे रिएक्शन लिखने देना, कोई ना कोई लॉजिक बोल दूंगा इसका याद करने का। अमोनिया और Cl2, फिर इस बार मैंने क्या कर दिया, क्लोरीन को एक्सेस। अब देखा तुम्हारे साथ एक्सेस वाली कितनी रिएक्शंस कर ली है, फॉस्फोरस को लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन तो ट्राईऑक्साइड, एक्सेस किया था तो पेंटाऑक्साइड, क्लोरीन के साथ PCl3 PCl5, एक यहाँ पे आ गया अमोनिया एक्सेस, और एक बार क्या ले लिया, क्लोरीन एक्सेस। अगर क्लोरीन लिया एक्सेस, हियर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ NCl3, एक तो यहाँ पे NCl3 घूम गया मेरे पास। क्लियर। सेकंड, अब तुम लोग बना दोगे और क्या मिल सकता है ना, साथ में वी गेट फॉर्मेशन ऑफ HCl। ये यहाँ कैसे रहेगा था HCl3, दिस इज आवर एक्सप्लोसिव इन नेचर, ये एक्सप्लोसिव था। अब देखो पेपर में भूलोगे क्या कि करना सर ने अमोनियम क्लोराइड का बनाया था या NCl3 का बनाया था, यहीं से लॉजिक ही मिल जाएगा। अगर अमोनिया एक्सेस है, Na3 एक्सेस है, Na3 एक्सेस क्लोरीन, तो अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तब क्या था, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव क्या था, NCl3। ऐसे कोई लॉजिक दिमाग में रख लो, नहीं तो होता क्या पेपर में तुम लोग एक्सेस और ये रट्टा लगाने के चक्कर में ना प्रोडक्ट्स उल्टे सीधे कर देते हो, और कंपटीशन में बड़ी बार आ रहा है। एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन रिएक्शन विद अमोनिया एक्सेस बोथ, या वन ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो क्या था, अगर एक्सप्लोसिव है तब क्लोरीन को एक्सेस, और अगर अमोनियम क्लोराइड है देन वी आर कीपिंग अमोनिया एज एक्सेस। 2 रिएक्शन ये। नेक्स्ट रिएक्शन जो और इम्पोर्टेंट है वो रिएक्शन है हमारे पास NaOH और क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको रेड किससे किया, क्लोरीन। ये 2 रिएक्शंस आएंगे, NaOH इसे रेड किससे किया, विद क्लोरीन। क्लियर। एक अगर जस्ट पहले रिएक्शन लिख दूँ आपको, ट्वाइस NaOH और क्लोरीन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ NaCl, साथ में क्या आ गया, NaOCl, प्लस वी गेट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पहला रिएक्शन ये आ गया। नेक्स्ट में थ्राइस वी गेट फॉर्मेशन ऑफ NaCl, साथ में आ गया NaClO3, और प्लस वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फिर अब देखो इनको याद करना आसान कैसे, इन दोनों रिएक्शंस को। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन लिखा है, here we consider NaOH as cold and dilute, इसको ले रखा है कोल्ड एंड डाइल्यूट। नेक्स्ट सेक्शन में मैंने NaOH को यहाँ पर अब क्या कर रखा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड।
अब देखो इनके प्रोडक्ट्स कुछ व्यू में नहीं आ रहे, दोनों में पक्का था प्रोडक्ट NaCl और वाटर, इसमें भी NaCl और वाटर पक्का है। जब मैंने लिया था कोल्ड एंड डाइल्यूट तो देखो वहाँ पे एक प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन सा आ रहा है? NaOCl। अब बताओगे यहाँ पर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, क्योंकि हम लोग अभी इसलिए मैंने टाइम खराब नहीं किया था, HOCl जब लिखा था हाइपोक्लोरस एसिड सोडियम से रेड कर दूं, सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर क्लोरीन वाज कैरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और ये नेक्स्ट केस में क्या मिला मुझे साथ में? NaClO3, यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट घूम रही है +5। क्लियर? तो ये तुम्हारे ना CBSE में बड़ी बार क्वेश्चन आ रखा है। ये एग्जांपल बताओ है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, दोनों एग्जांपल्स ये जो लास्ट लिखे हैं दोनों सॉल्व कर रहे थे। एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, हाँ जी दोनों सॉल्व कर रहे थे एज अवर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी के एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे दोनों। कैसे? यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन रेट क्या है? 0। क्लियर? ये 0 से यहाँ पर क्या गया? -1। अगर -1 था और यहाँ पर ये क्या था? +1। डिक्रीज रिडक्शन, तो 0 से +1 इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, रिड्यूस भी हो रहा था। दैट्स व्हाई दिस वाज नोन एज आवर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये तुम्हारे CBSE में कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है। अब देखो तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन कहता था ना 12th में 3 जगह आएगा। पहली बार मुझसे किया ऑर्गेनिक में कैनिज़ारो रिएक्शन, क्लियर। सेकंड टाइम मैंने NaOH रिएक्शन किया पॉलीमर्स में, LDP सिंथेसिस जब किया था, ज़्यादा LDP की सिंथेसिस में एक में पॉलीमर मिला था एल्कीन के बेस पे, एक बार पॉलीमर चेन मिला था ऑन द बेसिस ऑफ एल्केन, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन। थर्ड ये एग्जांपल आ गया डिस्प्रोपोर्शनेशन का, क्लियर। ये तुम्हारे CBSE में सबसे कॉमन क्वेश्चन है। गिव सुटेबल रिएक्शन वेयर क्लोरीन अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो किसके साथ था? NaOH। अब देखो तुम्हें पेपर में CBSE में तो रिएक्शंस आ गए, कंपटीशन में आ रखा है कौन से मेजर प्रोडक्ट्स हैं, तो मुश्किल है कोई याद करने। NaCl और वाटर तो दोनों में मिले। जब कोल्ड था तब मैंने Cl को ऑक्सीडाइज किया कि लिमिटेड ऑक्सीडेशन रेट, कहाँ पे ब्रेक लगा दी? +1। जब मैंने यूज़ किया इसको हॉट एंड कंसनट्रेटेड, तो क्लोरीन को ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेट ले गया, याद है मैक्सिमम क्या थी? +7। यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे लगा दी? +5 पे। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में कितनी बार मेजर प्रोडक्ट्स आ रखे हैं कौन से, क्लियर। और कई बार पढ़ लिया, ये नहीं कि 1 साल आया, पता नहीं कितने पीछे 3-4 साल तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा ही पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ NaOH विद क्लोरीन। इसलिए ना इसके जब नोट्स भी दूंगा वो तो है आप सबके पास के नहीं, पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स के तो तुम में से कई छुट्टियों पे रह रहे थे, वो पढ़े हैं मेरे पास भी 7-8 कॉपीज पढ़ी हैं, तुम में से कई छुट्टियों पे चलते जा रहे थे, वो ले लेना। ऐसे नहीं तो P ब्लॉक के भी ना मैंने जैसे 11th में नोट्स दिए थे, पहले दूंगा आपको 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th और 18th, इन सब के रीजनिंग के क्वेश्चन है 4-5 पेजेस में। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक एक फैमिली को पकड़कर, ज़्यादा पहली फैमिली में नाइट्रस ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स किए थे, फिर किए थे ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो मैंने आपको 2-2, 3-3 पेजेस में ना आमने सामने दे दिए सारे स्ट्रक्चर, ताकि मुझे एक ही जगह इकट्ठे मिल जाए, क्लियर। तो अब बताओ एटलीस्ट ये अमोनिया की और क्लोरीन के साथ रिएक्शंस क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है, एक रिएक्शन जो लास्ट रह गया, ये तो याद करने आसान रहेंगे। अगर अमोनिया एक्सेस है क्लोरीन के साथ तो अमोनियम क्लोराइड, अगर क्लोरीन एक्सेस है तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। जब NaOH के साथ है, कोल्ड है तो ऑक्सीडेशन रेट लो क्या रखा? +1 पे ब्रेक लगा दी। जब स्ट्रॉन्ग था तब उसको ले गया अप टू +5। कोई लॉजिक याद रख के रह सकती रिएक्शन याद, क्लियर। अब एक रिएक्शन बस लास्ट रह गया जो हम लोग पहले कर चुके थे, वो मेरे पास क्या था, दैट दिस क्लोरीन गैस एक्ट्स एज, क्या कह रहा था अभी, ब्लीचिंग एजेंट। ये दैट दिस एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट। ये ब्लीचिंग एजेंट के बेस पे ना आपके पेपर में कितनी बार एक्शंस आ रखी हैं। क्लोरीन, इसको रेड किससे किया? विद वाटर। अगर रेड करूँगा तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस HCl, साथ में क्या आ जाएगा? नेसेंट ऑक्सीजन, क्लियर। और जैसे ही ये नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, दिस सर्व्स एज आवर ब्लीचिंग एजेंट। ये क्या करेगा? बॉडी क्लोज में से स्टेन्स को रिमूव कर सकते थे, क्लियर। और इसी की रिएक्शन याद है किसी को, मैंने SO2 के साथ लिखा था, H2SO4 फॉर्मेशन, साथ में वाटर की फॉर्मेशन आई थी, है ध्यान में। पहला स्टेप यही लिखा था। नेक्स्ट स्टेप में SO2 वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन को कंबाइन, SO2 वाटर और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन को कंबाइन,
मिला क्या था H2SO4, किया था इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन। अगर कंबाइन कर दो तो मेरे पास क्या आ गया Cl2, साथ में क्या आ गया SO2 और ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, प्रोडक्ट। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे रिएक्शन पूरा लिख दिया। अब दोनों बताओगे यहाँ पर जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर रहा है, रिड्यूसिंग कर रहा है, या हमें पता ही नहीं। क्लोरीन जीरो से क्या जा रहा है -1 डिग्रीज रिडक्शन। जो चीज रिड्यूस होती थी दैट वाज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो तो पहले स्टेप से नहीं क्लियर हो रहा था, क्योंकि जब क्लोरीन वाटर से रिएक्ट कर रहा क्या दे रहा था मुझे नेसेंट ऑक्सीजन, वहीं से नहीं क्लियर हो रहा था ऑक्सीडाइजिंग, इसलिए वहाँ पे मैंने SO2 का लिखवाया था एज रिड्यूसिंग एजेंट। वहाँ पे SO2 रिड्यूसिंग था, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वाज एक्टिंग बोथ वेज, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। अब बताओ एटलीस्ट क्लोरीन की रिएक्शंस क्लियर हुए सारे। क्लियर। एक सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कभी क्लोरीन एक्सेस, कभी क्लोरीन लो, कभी क्लोरीन को रिएक्ट कर दिया विद हॉट एंड कोल्ड एल्डिहाइड्स, कभी हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ, आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब तुम्हारे सबके पेपर्स हो रहे हैं स्कूलों में, है ना, ई लॉ के आया तो ये रिएक्शन स्ट्रक्चर्स ही आए, नहीं तो मोस्टली आप लोगों को H4P2O7 या वो बाकी जीनॉन के बेस पे, आज मेरे लेक्चर के एंड तक देखना जीनॉन के काफ़ी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है, अब इसके बाद ना मेरे पास कर दूँ ना, अब इसके बाद ना हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था हैलोजन फैमिली का, दैट वाज स्टडी ऑफ आवर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के तो ना आपके पेपरों में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके हाइब्रिडाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर, पता नहीं कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो देखो पहले तो मुझे एक बात, मैंने आपको लास्ट लेक्चर शायद I2, F2 और Cl2, इधर मैं आपको दे सकता था ClF, एक दे सकता था IF3, IF5 और IF7, या दे सकता था यहाँ पर आपको ClF3, क्लियर, यहाँ पे दे सकता था BrF5, ऐसे कंपाउंड्स। एक तो कॉमन था, दोनों में हैलोजन तो कॉमन है, क्लियर, पर किसको इंटर हैलोजन किसको लिखूं इंट्रा, ये आगे इंट्रा विद इन द सेम, और ये आगे मेरे पास इंटर, वी हैव टू डिफरेंट हैलोजन्स फॉर कंबाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन जो आपके पेपर्स में आया वो क्या रखा है, विच आउट ऑफ दीज टू इज मोर रिएक्टिव, है ना, क्योंकि इंटर में क्या था फ्लोरीन वॉज, अगर पहला केस पकड़े फ्लोरीन क्या था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ करके बैठ गए, अगर अपनी तरफ किया था तो ClF बॉन्ड कैन बी क्लीव्ड इजीली, क्योंकि यहाँ पे पहले मेरा लोन पेयर जो बॉन्डेड पेयर था वो फ्लोरीन के पास था, थोड़ी सी हीट देकर ClF को अलग कर सकते थे, तो दैट मींस इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर हैविंग मोर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू इंट्रा हैलोजन कंपाउंड। ये आपके पेपर में कितनी बार रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, नहीं तो ना आज मुझे इन सबको एक जनरल फार्मूला दे सकता था x प्राइम n, दे सकता था हैलोजन को एक जनरल फार्मूला। सारे कंपाउंड्स में कुछ देख रहे हो, मैंने IF3 लिखा है, एक स्टूडेंट कहता क्या प्रॉब्लम है सर Fi3 लिख दो, लिख सकता था Fi3, उससे क्या होगा, चल अगर रिपल्शन का बेस है मैं क्या करता हूँ F को उठा के यहाँ पे Cl ले आते हैं, रिपल्शन खत्म कर देता हूँ, सर वो 3 ले ही नहीं सकता था, ये कहा था दोनों में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तभी फ्लोरीन वाज हैविंग टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज, वही रीजन था, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो दैट मींस इट कुड लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पर आयोडीन से तो इकट्ठे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था 3। क्लियर। ये तुम्हारे पेपरों में कितनी बार CBSE और कंपटीशन में स्टेटमेंट्स आ रखी हैं। तो क्या था, दिस एलिमेंट शुड ऑलवेज बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फर्स्ट एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन जो कॉमन CBSE या कंपटीशन में आया ये आ रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे यहाँ पर ये लास्ट केस होल्ड गुड करेगा। Here this concept holds good that x prime is more electronegative as compared to this। तो कह सकता है जनरल वर्ड और जो पेपर में स्टेटमेंट्स, this halogen always lies in the series above
जो एलिमेंट ऊपर लाई करता है वो हमेशा कहाँ पे आ सकता था, राइट साइड, बिकॉज दिस एलिमेंट वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो तुम्हारे कंपटीशन और सीबीएसई में ना नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन ये आ रखा है। मैं आपको क्या करूँगा, ClF3, एक दे दूंगा IF3, एक आपको दे दूंगा FCl3। ये तीनों 3 के बेस पे दे दिए। पूछ सकता था फाइंड द ऑड केस ऑफ, तो क्या हुआ, पहले दोनों तो कर सकते हैं, ये हिस्ट्री नहीं कर सकता। कंपटीशन में भी सीबीएसई में क्या होगा, 3-4 ये देकर बाकियों के स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन पूछ लूँगा, प्रेडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स व्हिच कैन एग्जिस्ट इन नेचर। क्लियर। तो ऐसे ना इनकी प्रिपरेशन और इनके हाइब्रिडाइजेशन के केसेस आ गए। तो आज ना अब जितना लेक्चर है 17th ग्रुप का और 18th का, ये ना सारे हाइब्रिडाइजेशन की प्रिडिक्शंस ही है। क्लियर। इसलिए आपको लास्ट टाइम कहा भी था कि एक बार हाइब्रिडाइजेशन के ना कंसेप्ट रिवाइज कराना, क्योंकि आज मेरे पास कोई ना कोई इनके यूजेस आ जाएंगे। क्लियर। तो अगर पढ़े थे स्ट्रक्चर के नहीं, और सबके पेपरों में ये आ रहा है चैप्टर, है ना। देखो आज ना इसे स्टार्ट करने से पहले एक तो मेरे पास सबसे पहले ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर तो पकड़ते हैं बाद में, पहले इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएंगे। तो देखो मेरे पास क्या था फॉर्मूला, x प्राइम, साथ में क्या था n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ सकता है 3, n कुड बी आवर 5, n कुड हैव वैल्यू 7। क्लियर। देखो अगर 3 था तो यहाँ पर पहला क्या है, सबसे सिंपल ClF3, और अगर एग्जांपल लिखना है तो IF3, साथ में BrF3, ये सारे आ जाएंगे इसमें। क्लियर। अगर ये 5 था इसमें एग्जांपल IF5, या फिर मेरे पास क्या ClF5, या मेरे पास क्या BrF5, कोई भी लिख सकता था ऐसे केसेस। क्लियर। 12th में भी करते थे, 11th में भी याद है 7 का पूरी 11th और 12th में कहता था एक ही केस घूम रहा है, कौन सा IF7, ये तो लास्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था आपको, IF7, या फिर क्या था ICL7। चलो एक बार मुझे फिर रिवाइज करा दो। मैंने एक आपको दिया IF7, एक दिया ICL7, ये दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे वाले में क्या प्रॉब्लम, अब लगा आंसर दे रहे हैं। तो क्या था, फ्लोरीन को स्मॉल इन साइज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन टू इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आयोडीन को +7 तक ले जा सकता है, और यहाँ पे Cl नहीं लेकर जाएगा, एक रीज़न ये। सेकंड क्या था, आपको 11th क्लास में कराता था 4 से ज़्यादा बॉन्ड एक प्लेन में रख ही नहीं सकते, यहाँ पे तो कितने बॉन्ड रख रहे थे, 5। तो पहले में मेरे पास लॉजिक था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा और फ्लोरीन का साइज क्या था, सबसे स्मॉल। तो इसमें स्टेरिक इंडेक्स लीस्ट, एनर्जी लीस्ट, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। पर क्लोरीन का साइज बड़ा आते ही रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी क्या थी, कम। हमारे कॉम्पिटिशन में कितनी बार ये पेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर। तो एक तो पहले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आ गए। तो कई बार तो ना मैं भी जब ये रिएक्शन लिखता था स्टार्टिंग पढ़ाने वाले दिनों में, तब तो मैं भी बैलेंसिंग में फंस जाता था। ये देखो यहाँ पर अगर पहला केस है, या इसका अगर एक और आसान केस, पहला सबसे सिंपल। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं आपके साथ N=1 पकड़ता, यहाँ पे ClF, ये BrF या BrCl, ये सारे भी लिख सकते थे। क्लियर। इन सब की प्रिपरेशन सिंपल नहीं है। कैसे, पहले क्या है क्लोरीन, इसके साथ ऐड किया F, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ClF। क्लियर। ऐसी नेक्स्ट सेक्शन। अब मैं ना हर बार प्रोडक्ट पहले लिख लेता हूँ, क्या बनाना है ClF3। तो ये बनाने के लिए मेरे पास क्या बैठा है, क्लोरीन और साथ में क्या है फ्लोरीन। क्लियर। 2 और ये क्या घूम रहा है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर यहाँ पे कर दिया ट्वाइस, यहाँ पे थ्राइस, है तो मुश्किल। तो पेपर में ये एक स्टूडेंट कहना सर आप वाला केस तो आया नहीं, पेपर में क्या आ गया, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। अगर ये था, ये किससे बन जाएगा, ब्रोमीन, किसके साथ ऐड कर दिया, फ्लोरीन ट्राइस। क्लियर। ऐसी शायद अब आप में से कोई नेक्स्ट लिखवा दे। नेक्स्ट मैंने क्या बनाना है, IF5, कैसे बन जाएगा,
हाँ जी, आयोडीन इसके साथ फ्लोरीन, तो इसको 5, इसको ट्वाइस कर दें। पेपर में तुम्हारे कितनी बार ये आ रखा है इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और साथ में इनको प्रिडिक्ट देयर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अगर तुम्हारे भी कईयों के पेपर में आया ClF3 या IF5, कईयों के पेपर में पढ़ रखा है। क्लियर? ऐसे ही अगर लास्ट कौन सा रह गया, IF7, अगर IF7 है तो ये आयोडीन और किसके साथ फ्लोरीन ट्वाइस। तो फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर। क्लियर? अब इसके बाद ना मुझे क्या था, ClF3, IF5, IF7 इन सब के आपके साथ स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करने थे। और CBSE में तो क्या होगा, ये सारे इंडिविजुअल आ जाते हैं। जैसे भी आप सबके पेपरों में आया, किसी के H4P2O7, किसी के Xenon F2, किसी के Xenon F4, Xenon F6। अभी वो जो मनी माजरा स्कूल का हुआ था उनमें ऑक्सीजन का केस आया है ना, आपके ऑक्सीजन का केस आ रखा है। और मैंने अभी ऑक्सीजन का केस छोड़ रखा है 11th क्लास में। वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, हाइब्रिडेशन पहला केस है जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगी। ये सारे आ जाएंगे मेरे पास। तो ये देखो ClF3, एक स्टूडेंट को ना स्ट्रक्चर याद किसका था 11th क्लास का, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का। तो उसने क्या किया, जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का वही ClF3 लिख दिया। क्लियर? पर इसमें एक और घूमता था साथ में NH3। क्लियर? आपको याद है जब मैंने पढ़ाना इस बार स्टार्ट किया था, हाइब्रिडेशन के केसेस किए थे, आज घर जाकर देखना, मैंने तब ये सारे केसेस आपके साथ डिस्कस किए थे। तो इन तीनों में अभी भी अगर बोलता बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ClF3 और NH3, ऑड केस आउट पहला था, क्योंकि पहले में क्या सिर्फ बॉन्डेड पेयर थे, कोई लोन पेयर नहीं है। अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया, ClF3 में लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 2। आज यही केसेस करने हैं। तो देखो आ सकता है पेपर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लोन पेयर। क्लियर? ये जो IF5 लिख कर बैठा था, IF5 इसको मैच PCl5 से कर सकते थे। क्लियर? बड़ी बार इन दोनों की मैचिंग आ रखी है। तो मेरे जैसा तो क्या करेगा, PCl5 का याद है TPBP, ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल करते थे, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दोगे। इसलिए आज का ना बाकी जो लेक्चर था ये सारी हाइब्रिडेशन प्रेडिक्शन ही था। अगर तुम में से कोई भूला पड़ा था या नहीं आते थे, आज सारे केसेस ये रिपीट हो जाएंगे। तो मुझे ना प्रोजेक्टर का मतलब ये फ़ायदा मिला कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम सेव कर सकता था इसमें। कैसे? अब याद है 11th में भी आपके साथ, इवन 12th में बड़ी बार कराया स्ट्रक्चर। तो जब 12th स्टार्ट की तब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब किए थे तब भी आपको AX4, AX5 और AX6 के केस रिवाइज किए थे। तो देखो ये पहले वाले लोग, ये सारे सिंपल स्ट्रक्चर्स आ गए, सारे ग्रीन कलर के, दैट मींस वी वर हैविंग ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सिर्फ बॉन्डेड पेयर थे, मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री। पर जैसे ही यहाँ पर, अब जब यहाँ पर NH3 वाटर CH4 के बाद लोन पेयर पे जाते थे, एक केस अमोनिया किया था, एक वाटर। अमोनिया में एक लोन पेयर, वाटर में क्या आते थे 2 लोन पेयर। तो याद है इन पे क्या था, हाथ रखते थे। तो ये क्या पिरामिडल शेप, और उसकी क्या आती थी, इन्वर्टेड वी शेप आती थी। ऐसे ही नेक्स्ट कौन सा किया था, TPBP। जब TPBP था, ट्रायंगुलर प्लेनर, कहता था ना वहीं से मुझे स्ट्राइक कर जाता था। अब देखोगे मुझे वहां पे स्ट्राइक कर रहा था TPBP, ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल। तो हम लोग ये शेप करते थे। क्लियर? इसका क्या था, TPBP। अगर ये TPBP था, ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल, तो ये केस तो PCl5 का आ गया। क्लियर? और अब बॉन्डेड के साथ क्या घूमते थे, लोन पेयर। मैं आपको कहता था मुझे ट्राई से बस याद आता है, ट्राई है दैट मींस इसमें लोन पेयर कितने आएंगे, 3। तो अब अभिषेक घुमाएगा, मुझे नहीं पता लोन पेयर कहाँ घुमाए। क्लियर? क्योंकि अब क्या था, वह ट्राई है। अगर ऊपर नीचे घुमाता तब मेरे सिर्फ 2 डिस्टॉर्टेड केस बनते हैं। मुझे ट्राई से याद रहता है, ट्राई से है तो डिस्टॉर्टेड केस 3 थे। अगर 3 थे तो पहला लोन पेयर इधर रखूँ तो ये सीसॉ शेप आती थी घुमाकर। ऐसे ही जब लोन पेयर रखता है इधर, तो इधर रखो तो ये फॉर्मेशन ऑफ टी शेप आता था। अगर तीनों जगह लोन पेयर घुमा दे तब लीनियर शेप आता था, क्योंकि लोन पेयर पे हाथ रख दूं तो लीनियर शेप। देखना आज के लेक्चर में शायद आ जाएगा लीनियर शेप का Xenon F2 एग्जांपल आ जाएगा। अभी जो ClF3 किया वो घूम जाएगा टी शेप के बेस पे।
क्लियर, इसलिए मुझे रट्टे नहीं लगते, बस ऐसे लॉजिक से आ रहे थे। इसके बाद एक नेक्स्ट कौन सा करता था, ऊपर और नीचे 4 बॉन्ड इधर, अब ऊपर नीचे आए। तो इसका नाम क्या होता था, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। क्लियर, ये मुझे याद रहता था यहाँ से ट्राई के बेस पे, यहाँ पे याद क्या रहता था, बाई का कंसेप्ट, बाई है तो तभी यहाँ पर डिस्टॉर्टेड केस 2 है, अगर 2 है इन 4 की सिमेट्री को क्यों डिस्टर्ब करना, है ना। अगर लोन पे रखता था ऊपर, तब क्या होता था, लोन पे रखा हाथ, अब क्या स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप रहेगी। अब अगर लोन पे दोनों जगह घुमा दिए, तब मेरे पास स्क्वायर प्लेनर ही रहेगी, दोनों लोन पे हाथ रख के। क्लियर, अभी तक आपके साथ IF7 का कोई डिस्टॉर्टेड केस नहीं किया था, आज शायद लेक्चर के एंड तक वो डिस्टॉर्टेड केस आ जाएगा ऑफ आवर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन F6 के साथ। क्लियर, अब बताओ एटलीस्ट बेसिक तो सारे ध्यान में आ गए। क्लियर, 11th क्लास से कर रहे थे, अब करें, फिर भी अगर तुम में से कोई भूलता है कि खन्ना सर कैसे करते थे, तुम लोग करा दोगे मुझे केसेस एक एक करके। पहला केस कौन सा आ जाएगा, ClF3। क्लियर, तो इसके साथ साथ इधर एक टेबल बना लें, नोट्स में भी ना आपको मैंने यही किया है, एक सारे हाइब्रिडेशन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स के। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखे हाइब्रिडेशन ऑफ जीनॉन F2, जीनॉन F4 और जीनॉन F6। थर्ड पेज पे फिर क्या किया, जीनॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन सबको इकट्ठा घुमाकर देखा 7 या 8 स्ट्रक्चर्स है। क्लियर, जो आपने NCERT की बुक में भी शायद देखे होंगे, जीनॉन O3, जीनॉन O4, जीनॉन OF4, जीनॉन O2F2, वो सारे स्ट्रक्चर ना इकट्ठे आपको 2-3 पेजेस में सारे दे रखे हैं। तो अब मुझे ना साथ साथ टेबल बनाना था। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, नेम ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ISC लिख दूँ चाहे, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट देयर हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर आ जाएगा इनका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन के साथ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ, अब तो लिख दूँ चाहे शॉर्ट फॉर्म, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके साथ क्या आ जाएगा, LP, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर, आखिर बॉन्डेड पेयर, लोन पेयर और टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आखिर में मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका वर्ड ज्योमेट्री। क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री और शेप ऑफ आवर गिवन मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ये सारे केसेस आज ना हमारे पास आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन। अगर देखो इन सब के अब स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट करते हैं, पहला केस यहाँ पर हमारे पास कौन सा आ गया, ClF3। अगर ClF3 था, याद है 11th क्लास के इवन 12th में बड़ी बार केसेस कर लिए 70, तो इसका आउटरमोस्ट शेल ड्रॉ करता था, आउटरमोस्ट शेल क्लोरीन का क्या आ गया मेरे पास, 3s2 3p5 कहता था, इससे कुछ नहीं समझ आया, यहाँ पर 3s, यहाँ पे क्या आ जाता था 3p, तो 1 2 1 2 3 4 और 5, 3s और 3p। केस कौन सा कर रहा था, फर्स्ट ClF3। क्लियर, मुझे कितने बॉन्ड चाहिए, 3, ये कितने बना सकता था, जस्ट 1। अगर 1 था तो हम लोग क्लोरीन को क्या लेते थे, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट, 3s 3p और आगे एम्प्टी, 3s 3p और कौन सा आ गया 3d। कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट है ना, दूसरे ग्रुप में ना बड़े स्टूडेंट फिर अभी भी सर 2 इलेक्ट्रॉन, याद है मुझे 3 बॉन्ड चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दूँ, एक वो भी तो हो जाएगा हमारे पास हाफ फिट, 1 2, इसे डिस्टर्ब नहीं किया, ये आ गया। अगर ये है तो हाइब्रिडाइजेशन S का 1, P के 3 और D का 1, तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp3d। क्लियर, फिर यहाँ पर आप ऐसा लिखता था BP LP और आखिर में TP। अब कितने हैं बॉन्डेड पे है, हाँ जी इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्ट ही नहीं ले रहे दोनों, अगर बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे दोनों के आगे लोन पेयर, तो बॉन्डेड पेयर, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी कितने थे 7, तो कौन शेयर करेगा 1 2 3, तो बॉन्डेड पेयर 3, लोन पेयर 2, टोटल 5।
क्या हुआ मोहित, ना ये तो दोनों पेयर्ड अप है, दीज आर नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये तो लोन पेयर के बेस पे आ गए। क्लियर, जैसे ही आया अब इसके साथ याद है फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता था। बड़ी सी स्टेटमेंट क्या बोलता था, इफ वी आर हैविंग ऑल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री, तो 5 की रेगुलर ज्योमेट्री, 1 बॉन्ड अबव 1 बॉन्ड बिलो द प्लेट, बाकी आ गया ट्रायंगुलर प्लेन में बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, तो 3 बॉन्ड 360 से डिवाइड किया 3 120 ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। पर अब मेरे पास क्या था, Cl इधर है। क्लियर, अब कितने लोन पेयर है, 2। अभी आपको क्लियर किया था ट्राई में लोन पेयर 2, तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक फ्लोरिंग, सेकंड फ्लोरिंग और थर्ड फ्लोरिंग। हाँ जी, आगे ये अब हाँ जी ठीक है। अब ये अब आगे रखो लोन पेयर पे हाथ, अगर हाथ रखा आ रही है टी शेप। अभी मैंने पहले क्लियर किया था, जब भी ट्राई वर्ड था, ट्राई ऊपर नीचे कहाँ रख सकता हूँ, sp3d2 में, यहाँ पे तो नेक्स्ट केस आ जाएगा जहाँ पे ऊपर नीचे घुमाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे करते ही अब इस टेबल को कराओगे पूरा, यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3d बॉन्डेड पेयर 3 2 टोटल 5, तो शेप मुझे था कि ये शायद अब सारे मुझे साथ साथ करा दोगे। अभी भी तुम लोग देखो बॉन्डेड पेयर लोन पेयर काउंटिंग गलत कर रहे हो। ये बॉन्ड्स जो थे ये तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, ना ये बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं ना ये, तो ये दोनों लोन पेयर के बेस पे आ गए। अगर शेप बनानी आई तो ये बनाने हैं पर डब्बे नीचे फिर ये डायरेक्ट ही बना सकते शेप अगर पड़ेंगे। पता क्या, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में गलती ना हो जाए, तो ये कर दो तो अच्छा है। हाँ रफ वर्क में कर दो, जब स्ट्रक्चर पूछेगा मुझे तो सीधा स्ट्रक्चर ही बनाना है। हाँ अगर पेपर में आएगा प्रोडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, तब सारा करना पड़ेगा। इसलिए कभी ये 1 मार्क में, कभी ये 2 मार्क में आ रखे हैं। अब तुम्हारे कॉम्पिटिशन पर तो बड़ी बार आएगा ये सारे केस। क्लियर, ये पहला केस किया ClF3, पर मुझे था कि ये तुम लोग, मेरा टाइम यहाँ पे तो मुझे था लगेगा ही नहीं, अभी भी जो तुम लोग ढूंढ रहे हो सारे नहीं। अब मुझे कौन, चल श्रेय अब आप बताना, IF5 है। क्लियर, IF5 क्लियर, मुझे तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर या कॉन्फ़िगरेशन नहीं ध्यान में, क्या बोलूं, 54 सोच ले। खैर जो भी, देखो अभी तुम्हारा नंबर किसे लगा ना, सारे पहुंच जाओगे। तो हाँ 53 आ गया, लेकिन 9 + 8 17, 17 में 18 ऐड कर 35, फिर 18 ऐड कर 53, क्योंकि 54 तो जीनोन का है। क्लियर, तो चल गुड, एटॉमिक नंबर तक तो आ गए। इसका एटॉमिक नंबर 53, स्टार्ट कर दूँ 1s2 2s2 से, क्या करूँ, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 2 3 4 5, तो सीधा इसका आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5। अगर अभी भी मेरे भाई हो तो आउटरमोस्ट शेल में क्या था 7 ns2 np5 लिख दो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन कोई फर्क नहीं है। क्लियर, क्योंकि मुझे तो इसकी हाइब्रिडेशन बस क्लियर करनी थी। तो अगर 5s2 5p5 था, 5s साथ में क्या आ गया 5p5, 1 2 1 2 3 4 5, 5s यहाँ पे आ गया 5p। क्लियर, अब ये कितने बॉन्ड बना सकता था, एक, मुझे कितने चाहिए 5, तो गुड, यहीं पे कर दो। कौन सा आ गया 5d, एक ये और एक ये, दोनों को उठाकर आगे कर दें। क्लियर, तो अब हाइब्रिडेशन क्या आ गया, S का 1 P के 3 आ गया, sp3d2। क्लियर, अगर ये अब सारे नहीं, अब पुनीत जो भी गलती कर रहे थे BP LP और TP बॉन्डेड पेयर है ना, गुड, कितने आ गए 5, लोन पेयर 1, टोटल 6। अब अमन जो आपको डाउट आ रहा था 6, अगर 6 थे तो मॉलिक्यूल वाज सेड टू हैव रेगुलर ज्योमेट्री इफ वी वर हैविंग ऑल बॉन्डेड पेयर।
क्लियर। तो इसको नाम क्या देते थे, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। पर अब लोन पेयर कितने हैं, एक तो एक ऊपर रख देंगे, दो अधिक स्क्वायर कर देंगे, क्लियर। पिरामिड। अब क्लियर हुआ, एक लोड पेयर इधर रख दिया आई एफ एफ एफ, क्लियर। और ये आपकी मर्जी थी, मैं ऐसे बनाया, आप चाहे फ्लोरिंग दिखा दो ऊपर और लोन पेयर कर दो इधर, कोई फर्क नहीं है, जैसे मर्जी कर दो, क्लियर। IF5 का केस, अगर ये IF5 का केस क्लियर है तो यहाँ पे चाहे पेपर में CLF5 डाल देता, सेम कंसेप्ट नहीं रहेगा। हाँ, दोनों क्या कंफ्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, मुझे बता दो। शेप देख रहे थे कौन सी क्या बन रही है। इतनी बार तो करा दी, मुझे तो कहोगे खाना से ये टॉपिक छोड़ दो चाहे। आ गया सर, अब हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें क्या डिस्कस करना है, हाँ कहता फाउंटेन शेप बनी हुई। फिर ये क्या रहा, वो ना नए नए शेप, फाउंटेन शेप तो आता किसी ने नहीं कही, तुम्हें फाउंटेन कहाँ से लग गया। सर ये समझना ऐसे नीचे करेंगे कहते हैं वो फाउंटेन बना, वो जो दो डॉट में एक डॉट है फाउंटेन। ये फाउंटेन तो अच्छा, रुक जाओ फाउंटेन। फिर आपने खुद देखा। चलो CLF5, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। और बॉन्डेड पेयर 5, लोन पेयर 1, टोटल 6, तो क्या आ गया स्क्वायर। अब तो लिख दो चाहे शॉर्ट फॉर्म, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। हाँ जी, सबको क्लियर हुए। अगर सबको क्लियर है तो इसके बाद लास्ट केस, इसके बाद यहाँ पर लास्ट केस कौन सा आ गया, IF7, क्लियर। आयोडीन को तो अभी आप लोगों ने करा दिया था 5S, साथ में क्या था 5P और MT, 5S 5P और यहाँ पर कौन सा था 5D। 1 2 1 2 3 4 और 5। अब वही, हाँ जी वही सारे करेंगे ना, क्योंकि एक तो ये था, साथ में तीनों अनपेड करने पड़ेंगे, सारे अनपेड। अगर सारे किए 1 2 और 3, क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन SP3 और साथ में क्या आ गया D3, क्लियर। और इसको पहले अगर टेबल ही पूरा कर दें, और ये पूरी 11th और 12th में एक ही एग्जाम्पल, SP3 D3 7 नलीफाई 7, तो इस ज्योमेट्री को नाम अलग से बनती है, सबसे अलग बनती है। अब पेंटागनल आ गया, और क्या आ गया पेंटागनल बाई पिरामिडल आ गया, क्योंकि कैसे अब देखो धीरे धीरे आ गया ना याद पारू, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, बाकी कितने रह गए 5। 360 को किया 5 से, ना तो बॉन्ड एंगल रट्टा लगाना पड़ा 72 डिग्री। पेंटागोनल था तो पेंटागोनल याद है आपको 11th क्लास से कहता था पहले पेंटागोनल ही बना दो अगर मेरे जैसी ड्राइंग है। तो पहले बीच में क्या आ गया आई, एक एफ अबव एक एफ बिलो, क्लियर। और क्या आ गया यहाँ पर पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, क्लियर। अब भी तुम्हारे पेपरों में ना ये कितनी बार केसेस आ रहे हैं, कुछ क्लियर हुए। ऐसे याद है अभी मैंने आपके साथ कौन सा करना है ज़ीनॉन F2, फिर करना है ज़ीनॉन F4, फिर आगे कौन सा करना है ज़ीनॉन F6, है ना। तो देखो ये जो F4 है मैच कर रहा है, कर रहे हैं ऐसे पेपरों में मैच, ये सारे CH4 ज़ीनॉन F4 और SF4, क्लियर। अगर अब किसी को थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा था, बताओगे इसमें एक्स्ट्रा लोन पेयर सबसे ज़्यादा किसके पास, गुड, क्योंकि यहाँ पर क्या था SF4 में एक लोन पेयर आता था, इसमें कोई लोन पेयर आया ही नहीं। ज़ीनॉन का आज जब स्ट्रक्चर करेंगे 4 बॉन्डेड पेयर घूमते, एक लोन पेयर ऊपर और एक नीचे, ऐसे ना कितनी बार तुम्हें ये सीरीज के क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए इनके MCQ बड़े आसान लगेंगे। 100 के आसपास दे रखे आपको, शायद 150 या 120, क्लियर। एक्चुअली 6 फैमिलीज है, 20-20 22 सबके डाल रखे हैं, तो ये सारे आपको MCQ में ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लियर। अब बताओ सबको क्लियर हुए लॉजिकली। तो इसके साथ आज हमारा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स भी खत्म। अब एक लास्ट फैमिली रहेगी, कौन सी रहेगी मेरे पास, नोबल गैस। करें अब नोबल गैस को स्टार्ट, यहाँ तक तो क्लियर। आज नोबल गैस का ना मुझे मालूम है क्या होगा, मेरे पास इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी रिएक्शंस आ जाएंगी विद वाटर, क्लियर।
तुम्हारे पेपरों में ना सबसे कॉमन यही आता है, हाउ ज़ीनॉन वाज गिविंग अस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, इनकी प्रेडिक्शंस और इनके स्ट्रक्चर आ जाएंगे साथ। करें अब स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, कर दूँ ना? ये मैंने थोड़ा सा स्पीड में करा दिया, सबको क्लियर है कि नहीं? अब देखो इसके अगर आसान से पहले रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं 2 या 3 ऑफ अवर नोबल गैस। नोबल गैस फैमिली, इनमें एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और आखिर में कौन सा आ गया? रेडॉन। क्लियर? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 2। आगे 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 यहाँ तक आगे। रेडॉन को पकड़ा नहीं, बीइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? तो इसकी कॉन्फिगरेशन फर्स्ट की 1s2, नेक्स्ट का आ गया आउटरमोस्ट शेल 2s2 2p6, तो इसका 3s2 3p6, 5s2 5p6 और लास्ट का। क्लियर? तो जनरल कॉन्फिगरेशन इस ग्रुप की हमारे पास ns2 np6। क्लियर? तो पहले तो यही था, बॉन्डिंग में कोई भी नहीं पार्ट लेगा, है ना? बॉन्डिंग में कोई भी पार्ट नहीं लेगा। और इनमें से एटलीस्ट बताओगे कौन सा स्पीसीज है विच कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली? लूज तो कोई नहीं करता, पर इन सब में अगर क्या इन सबका कंपैरिजन करते हैं तो जीनॉन के चांसेस सबसे ज़्यादा, क्योंकि जीनॉन का साइज क्या था? बड़ा। तो एज कम्पेयर टू रिमेनिंग नोबल गैसेज, जीनॉन कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। अब जीनॉन से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जो क्या था नेचर में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? या तो क्या फ्लोरीन या क्या था? ऑक्सीजन। ये तुम्हारे पेपर में कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है। वाई जीनॉन हैज गॉट मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली? क्लियर? क्यों? क्योंकि जीनॉन अपने ग्रुप में क्या था? साइज सबसे बड़ा, सो इट वाज हैविंग लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू रिमेनिंग नोबल गैसेज। रेडॉन को पकड़ा नहीं, बीइंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्लियर? एक ये। दूसरा, जीनॉन से इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है? एलिमेंट्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो कौन थे? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो मेरे पास ना ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे कोर्स में है। जीनॉन F2, जीनॉन F4, जीनॉन F6। ऐसे अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ जीनॉन O3 और आ जाएगा जीनॉन O4। ये तो आगे प्योर केसेस। अब देखना जब मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या? ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों कंबाइन, तो देखना ये स्ट्रक्चर सबसे टिपिकल आ जाएंगे। जीनॉन OF4, जीनॉन O2F2, जीनॉन O3F2। क्लियर? ऐसे कितने, सॉरी O2F3, जीनॉन। क्लियर? ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे कोर्स में है। अब तुम सबके पेपर में ना अभी ये लास्ट वाले केसेस मोस्टली आए थे, जीनॉन OF4, O2F2, O2F3। और मैंने ना अभी तक एक बार कंपाइल करें कितने आपको बॉन्डिंग के कंसेप्ट 11 से लेकर अब तक कराए हैं। अब तक जो कंसेप्ट रहे वो तो सिंपल बॉन्ड थे, 4 जो पड़े थे, कोवलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उनको थोड़ा सा अलग जब किया था तो 11th क्लास में बोरॉन का केस किया था। बोरॉन का जब बोरॉन के केस करते थे याद है, वहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया था बैक बॉन्डिंग। कौन सा पकड़ा था? p पाई बैक बॉन्डिंग। जब बोरॉन के बाद नेक्स्ट फैमिली में गए थे कार्बन सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास क्या था? बॉन्डिंग तो सारे आ गए, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। वाटर के पास क्या था? लोन पेयर, तो वो लोन पेयर एम्प्टी डी ऑर्बिटल में दे सकता था। वहाँ पे बॉन्डिंग आई थी d पाई p पाई बैक बॉन्डिंग। एक बैक बॉन्डिंग 12th में की, कहाँ पर? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किया। गुड। जब मेटल कार्बोनाइल्स के बॉन्ड बनाए थे, कहने में सब में क्या था? सिंगल बॉन्ड, और सब में डबल बॉन्ड करेक्टर आता था। अभी तुम्हारे ना 1-2 के पेपर में आया भी है डिफाइंड साइनर्जाइजिंग इफेक्ट, 2-3 जगह पढ़ा। और एक लास्ट टाइम का मुझे पेपर तुम्हारा ध्यान में आ रहा है, पॉलीमर्स आए थे ना ये मनी मार्जिन वाले में, तीनों सेक्टर किए हुए आए थे, बेकेलाइट, नाइलॉन 66 और तीसरा कौन सा था? यूनास। तो तुम्हें से कहीं गलत कर रहा है,
है ना, बैकेलाइट का, पर मैंने कराए थे फिनॉल और फॉर्मेलिन। फिनोल और फॉर्मेलिन। देखो अभी भूल के कोई फर्क नहीं है। एक ना अब तुम्हारे बड़े मम्मी पापा से बात होती रहती फ़ोन पे, खन्ना सर ये कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, और जब मैं कहता हूँ लिख के तो पढ़ें तो पहला आंसर क्या मिलता है, खन्ना सर कॉपी को तो कभी हाथ ही नहीं लगाते, बुक हाथ में लेकर बैठे रहते हैं। तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ, अभी भी कई बार कई लेक्चर, यानी कि सारे लेक्चर, कुछ लेक्चर अभी भी बोर्ड पे करने से पहले ना मैं घर पे पक्का हाथ से एक बार निकाल के आता हूँ कि वो रिएक्शन है कैसे या कौन सा टॉपिक कैसे है। मैं अभी तक भूल जाता हूँ, इतने साल हो गए पढ़ाते। तुम लोग घर पे ना लिख लिख कर पढ़ो, और अब ना मम्मी पापा को ये कंप्लेंट मत करने दो घर पे पढ़ते नहीं है सर, अब तो पढ़ना सारे शुरू कर दो। और देखो मैं तुम्हारी सब बच्चों की ना, कोई अगर एक कह दे ना खन्ना सर मेरे मम्मी पापा आए थे आपने तो मेरी क्लास लगवा दी, मुझे क्लास का कोई वो नहीं है, मुझे है कि बस तुम लोग सारे अच्छे निकल जाओ, अच्छे नंबर लो। वो तभी आएंगे अगर घर पे अब लिख लिख कर पढ़ो, जो जो पढ़ते हो। उठने से पहले ना केमिस्ट्री तो एटलीस्ट पक्का करो, आधा घंटा भी पढ़ा है, आधा घंटा उठने लगे हो एक बार कंपाइल कर लो कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है, दिमाग में रहने शुरू हो जाएंगे। अभी भूल रहे हो पेपर, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सारे टेस्ट रिपीट करने हैं। स्कूलों में भी तुम्हारे प्री बोर्ड एक अब हो रहा है ना, 1 जनवरी में भी होगा, अभी एक और होना है, तो बड़े पेपर हो गए, टेंशन मत लो, बल्कि अच्छा अभी भूल रहे हो तो ठीक है, फाइनल तक तो फिर वो शॉर्टकमिंग क्लियर हो जाएगी कि यहाँ भूलता था मैंने ये टॉपिक करना है अच्छी तरह, वो कर लो। और अभी भी तुम में से बड़े पूछ रहे हैं खन्ना सर ऑर्गेनिक कैसे करें, ऑर्गेनिक अगर सारी इकट्ठी करने बैठ गए, लास्ट चैप्टर की कन्वर्जन उठाकर बैठ गए, फिर तो फंस जाओगे। अभी भी सबको कह रहा हूँ 2 चैप्टर्स पकड़ो, फर्स्ट ऑर्गेनिक के फर्स्ट 2 चैप्टर, उनकी सारी नेम बेस्ड सेक्शन क्लियर, नेम बेस्ड सेक्शन करके फिर कन्वर्जन्स भी वो पकड़ो जो मैंने असाइनमेंट में दी है, क्योंकि बुक्स में तो तुम्हारे सारी खिचड़ी बना रखी है पूरे चैप्टर्स की, मैंने उनमें से ढूंढ रखी है कौन सी फर्स्ट 2 चैप्टर्स की कन्वर्जन्स है, वो करो। उसके बाद पकड़ो एल्डिहाइड कीटोन, वो चैप्टर बड़ा है, उसमें 13-14 कन्वर्जन नेम बेस्ड सेक्शन है, उसको अकेला करो, वो करके फिर उस चैप्टर की कन्वर्जन पकड़ लो। लास्ट में मैंने अमाइंस का सारा लेक्चर ही आपको मेरी असाइनमेंट ही कर दी, असाइनमेंट उसमें सारी कन्वर्जन ही करा रखी थी क्लियर। और अभी तुम्हारे मनी पास में तो बड़ा आसान केस आया है जो बेसिक स्ट्रेंथ का मुझे आ रहा है, NH3 और शायद ट्राइमिथाइलमाइन का आया था, सबसे आसान केस आ रखा। हम लोगों ने तो इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस किए थे, वो ना एक कन्वर्जन जो तुम में से कईयों को मुश्किल लगी। एक मुझे बताओगे, मेरे पास बेंजोइक एसिड है, पता नहीं अब लास्ट क्लास आपसे पूछी थी कि नहीं, बेंजोइक पूछा था, बेंजोइक एसिड से मुझे ये बनाना है बेंजोइक, जो आप में से कई स्टूडेंट गलत कर रहे हैं। ये सबसे पहले कन्वर्जन मैंने वो बनाया था फिनोल, कैसे, रिडक्शन में अगर रिडक्शन करूंगा तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बनेगा CH2OH, मैंने रिडक्शन करके उसके बाद फिर वो तो नहीं, हाँ उसके बाद तो हो ही जाएगा, फिर तो बेंजीन, फिर क्या किया, चल फिनोल के बाद फिनोल के बाद उसका वो बना दिया बेंजीन, उसके फिर? बाद वो कर दिया था मैंने गेटरमैन कोच। तो गेटरमैन कोच करेगा तो वो तो Cl ग्रुप लाएगा, नहीं CHO आता है, CHO अच्छा गेटरमैन कोच क्या रहा, मुझे लगा गेटरमैन, हाँ गेटरमैन कोच बेंजीन CV और HCl करके आ जाएगा गुड। पर देखो तू इससे फिनोल तक तो आ गया ना, तो फिनोल तक बनाने के बड़े मेथड किए थे। इसको पहले जो मेरा दूसरे ग्रुप का स्टूडेंट करके आया, पहले अमोनिया से रिएक्शन कर दो, अमोनियम एसिड मिल गया, हीट कर दो एमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दो एनिलीन, एनिलीन से डाइजोनियम, डाइजोनियम से फिनोल बना दे, या सीधा H3PO2 से ट्रीट कर दे। मेरे को लगा लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ये करके आया, एक दूसरे ग्रुप में और स्टूडेंट, उसको क्या स्ट्राइक किया, खन्ना सर आप कहते थे एसिड और बेस को ऐड कर दो सॉल्ट CONA, सोडा लाइम मिक्सचर से ट्रीट कर दो बेंजीन की फॉर्मेशन, फिर टॉलविन, टॉलविन के आगे बेंजल्डिएट के साथ 3 रिएक्शंस आपने करा रखे थे क्लियर। तो देखो एक कन्वर्जन के अलग अलग लॉजिक थे, और मैंने आपको पढ़ाते हुए ये कराया भी था कि ये ऑफ द ट्रैक कन्वर्जन थी, COH और HO का कोई लिंक ही नहीं था, तो उठाकर COH ग्रुप को बाहर कर दो पहले क्लियर, बाहर करके अपनी प्रॉपर एक्शंस लिए क्लियर। उनके पेपर में एक ये कन्वर्जन, एक जो और नेक्स्ट मुझे अच्छा लगा, काफ़ी तो ठीक कर रहा है, तुम लोग बताना मुझे, ये है क्या करूँ, HBr डाल दो। हाँ जी HBr चल, अगर HBr डाल दिया ठीक है, HBr डाल के ब्रोमीन आ गया, ग्रुप यहाँ पे आ गया, अब अल्कोहल है ना,
तो गुड। तो एक ग्रुप में क्या आपने HBr किया, दूसरे क्या किया इसमें वाटर ऐड कर दिया, OH तब भी यहाँ पे आएगा, डिहाइड्रेशन कर दी। क्लियर। एक स्टूडेंट और है, वो क्या है यहाँ पे ब्रोमीन, चलो यहाँ पे Br, वो तो HBr का सीधे ही एडिशन करके आ गया, कर सकते हो आप कन्वर्जेंस के नहीं। क्लियर। इसलिए ना अभी भी टेंशन मत लो। अभी दिसंबर क्या डेट होगी आज, अभी भी जनवरी फरवरी 2 महीने पड़े हैं। 2 महीने मीन्स 60 डेज के आसपास अभी भी पड़े हैं। आराम से घर जाके ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स पढ़ लो, इकट्ठे नहीं। तुम लोग अब क्राइटेरिया बना लो करना कैसे है। मुझसे देखो, तुम लोगों ने अभी भी 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल ये मैंने रिवाइज कराने हैं सिलेबस खत्म करके 4 चैप्टर्स के। उसके बाद ऑर्गेनिक के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर एक बार फिर मैंने करने हैं। क्लियर। साथ में मुझे पता है इतना टाइम फिर आखिर में मिल जाता है। हम लोग P ब्लॉक के रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर, कई बार दूसरे ग्रुप में कोई कहता है खन्ना सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिवाइज करा दो, क्योंकि मेरे पास टाइम मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझसे ही रिवाइज करनी है। तो एटलीस्ट तुम लोग ऑर्गेनिक के रीजनिंग मैंने कराने, कन्वर्जन्स तो घर पे ट्राई करने शुरू कर दो। सिर्फ नेम बेस्ड सेक्शन और कन्वर्जन्स 2 चैप्टर्स पकड़ो पहले। और बार बार कह रहा हूँ, मैं भी घर पे जागते ही मिलूंगा तुम्हें 12:30-1 बजे तक तो रात के। तो तुम लोग जब घर पे पढ़ रहे हो ना, मैसेज नहीं फ़ोन कर दो, मैं रिंग कर दो, खन्ना सर ये कन्वर्जन नहीं हो रही। कभी भी डांट लगाऊंगा, रात को इतनी लेट फ़ोन कर रहा है या सुबह कर रहा है, करो। क्योंकि तुम बच्चों के देखो पता है क्या सेटिस्फेक्शन मुझे भी तब मिलती है जब तुम लोग सारे अच्छे नंबर लेकर आओ। 10-12 के आ जाए, बाकियों के बुरा हाल हो जाए, वो नहीं। एटलीस्ट हम लोग केमिस्ट्री का तो खुश होकर मिले। जब भी कभी मिलो खन्ना सर केमिस्ट्री ने लेट डाउन नहीं किया। तो अब तुम लोग घर पे पढ़ना शुरू कर दो और रिएक्शंस ऐसे ही करो। ऑर्गेनिक मुश्किल लगती फर्स्ट 2 चैप्टर्स, सिर्फ नेम बेस्ड सेक्शन करके आगे करो, फिर कन्वर्जेंस उसी चैप्टर की बात जो मैंने डाल रखी है असाइनमेंट में। क्लियर। तो अब बताओ यहाँ पर ये सारे कंपाउंड्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पर सिंथेसिस के बेस पे। आज करें सबसे पहले अपना सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इन तीनों की सिंथेसिस। ज़ीनॉन F2, ज़ीनॉन F4 और तीसरा कौन सा आ जाएगा ज़ीनॉन F6। ये आपके CBSE में ना तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन कई बार आ गए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और साथ में इनकी ना कॉम्पोजिशंस आ रखी हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। देखो यहाँ पर पहला रिएक्शन मैंने ज़ीनॉन, इसको रेड किससे किया, फ्लोरीन, टू गेट फॉर्मेशन ऑफ ज़ीनॉन F2। ये आ गया। ये जो फर्स्ट रिएक्शन था अभी कैरिड आउट एट, इसके लिए हम लोगों ने टेम्परेचर रखा अप्रॉक्सीमेटली 673 और प्रेशर रखा 1 बार। ये अब देखो थ्योरेटिकल रेशियो क्या आ रही है ज़ीनॉन और फ्लोरीन की, ज़ीनॉन और F2 ना। मैंने भी थ्योरेटिकल रेशियो तो रिएक्शन का बैलेंस की दोनों की 1:1 आ रही है। पर पता क्या हुआ, तुम्हारे कंपटीशन में बड़ी बार क्वेश्चन आ रखा है। ये तो था थ्योरेटिकल रेशियो, बट एक्चुअली व्हेन वी हैव टू गेट फॉर्मेशन ऑफ ज़ीनॉन F2 वी हैव टू कीप ज़ीनॉन इन एक्सेस। मुझे ज़ीनॉन को क्या लेना पड़ता है, एक्सेस में। तो तुम्हारे ना पेपरों में ये रेशियोज के क्वेश्चन आ रखे हैं कॉम्पिटिशन में। ज़ीनॉन F2 कैन बी फॉर्म थ्योरेटिकल रेशियो या एक्सपेरिमेंटल रेशियो। तो थ्योरेटिकल रेशियो तो आ गई रिएक्शन बैलेंस करके, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट आता है। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट अब ज़ीनॉन को रेड किया, फिर फ्लोरीन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ज़ीनॉन F4। अब इसको क्या कर दिया ट्वाइस, तो थ्योरेटिकल रेशियो होंगी 1:2। इस बार मैंने यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर दिया 873 कर दिया और प्रेशर कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 7 बार। क्लियर। इस बार रेशियो क्या आई थी 1:2, पर एक्सपेरिमेंटली टू गेट फॉर्मेशन ऑफ दिस वी हैव टू कीप दिस रेशियो 1:5। एक्सपेरिमेंटल रेशियो क्या चाहिए मुझे 1:5। तुम्हारे बड़ी बार ना कंपटीशन में ये रेशियोज के क्वेश्चन आ रखे हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स में। सर इस पे लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। हाँ ये जैसे मर्जी कर दो, क्योंकि मुझे इनका यहाँ करने की जरूरत नहीं, पेपर में 1 मार्क के सारे आने हैं। क्लियर। और एक लास्ट में ज़ीनॉन, फिर इसको रेड किया विद फ्लोरीन। अब मेरे पास क्या आ गया ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, तो इसको थ्राइस करना पड़ेगा। अब क्या हुआ यहाँ पर मैंने क्या किया, टेम्परेचर कर दिया डाउन 573 और प्रेशर कर दिया 66 to 70 बार। ये सिस्टम को प्रेशराइज कर दिया। अब रेशियो क्या आ रही है थ्योरेटिकल 1:3 और एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली वी हैव टू कीप 1:20। तुम्हारे पेपरों में कई बार ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट्स आ रहे हैं।
देखो कितने रिएक्शन आपको एक्सेस के बेस पे करा दिया, सारी कंपाइल करो। फॉस्फोरस से स्टार्ट किया, ऑक्सीजन लिमिटेड या एक्सेस, क्लोरीन लिमिटेड या एक्सेस, अमोनिया और क्लोरीन, कभी अमोनिया एक्सेस कभी क्लोरीन, और एक आखिर में जाकर यहाँ पर रिएक्शन आ। इन दोनों में से रेशियोज कौन सी एप्लीकेबल है? जब भी मुझे प्रिपेयर करना है हमेशा एक्सपेरिमेंटल चलना पड़ेगा, थ्योरेटिकल के बेस पे तो बनेंगे नहीं, क्योंकि देख पहले इनमें रिएक्शन फिजिबिलिटी बड़ी कम है ना। जीनॉन था नोबल गैस और बाकी सब में क्या था, फ्लोरीन। तो जस्ट टू गेट दिस ड्राइविंग फोर्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे है एक्सपेरिमेंट की, वी हैव टू कीप फ्लोरीन इन एक्सेस। पहले केस में मुझे जीनॉन एक्सेस में रखना पड़ा, ऐसे याद रखिए। क्लियर? ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में भी कई बार स्टेटमेंट्स आ रखी हैं। क्लियर? इसलिए ना आज पहले एक बार अगर सारी रिएक्शंस ही खत्म कर दूँ, F2, F4 और F6 आ गया, 3 रिएक्शंस बस और रह गए आपको समझाने, कर दूँ ना। बट 3 रिएक्शंस और रह गए, दैट वर ऑन द बेसिस ऑफ आवर हाइड्रोलिसिस। क्लियर कि मेरे पास हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे। तो ये आ गया नेक्स्ट। और पेपर में ना बस इतनी रिएक्शंस भी आप लोग कर गए 18 ग्रुप की हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, कोई पेपर उठा लेना, आपको ये सारी रिएक्शनें आ रखी हैं, F2, F4, F6 के प्रिपरेशन या ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस के लिए ना मैंने यहाँ पे रखा है, मेरे पास जीनॉन और जीनॉन ट्राइऑक्साइड ये घूमते हैं। जब हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है तब या तो जीनॉन या घूमेगा जीनॉन ट्राइऑक्साइड, जहाँ पे पार्शियल है। अगर हाइड्रोलिसिस पार्शियल है देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ जीनॉन O2F2 या क्या आ जाएगा जीनॉन OF4। मुझे जहाँ पे कहीं कंफ्यूजन आता है ना, बस ये लॉजिक याद रखता हूँ कि अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है देन वी गेट जीनॉन और जीनॉन ट्राइऑक्साइड एज आवर मेजर प्रोडक्ट्स। अगर पार्शियल है तो मेरे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दोनों कंपाउंड्स घूम जाएंगे। क्लियर? तो एक एक करके रिएक्शन लिखें। पहला मेरे पास आ गया जीनॉन F2, इसे रेड किससे किया, विद वाटर। पहले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख रहा था, तो इसमें मैंने यहाँ पर ट्वाइस और ट्वाइस, जब इनको रेड किया वी गेट फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर क्या आ गया, ट्वाइस जीनॉन। बाकी तुम लोग बनवा दोगे अब क्या क्या मिल सकता है। हाँ जी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, कितने घूम रहे हैं दोनों, 4, तो 4HF आ जाएगा। और साथ में ये फर्स्ट रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन, अब जीनॉन F2 के बाद किसको पकड़ा, जीनॉन F4, इसे रेड किससे कर दिया, विद वाटर। क्लियर? अगर ये है तो यहाँ पर 6। क्लियर? अब यहाँ पर अभी आपको कह रहा था ना प्रोडक्ट या तो जीनॉन या फिर साथ में और क्या मिल सकता है मुझे, जीनॉन ट्राइऑक्साइड। ये दो तो पक्का है, बाकी तुम लोग प्रिडिक्ट कराओगे है ना। एक देखो HF, चलो यही से अगर पकड़े कितने 24, और ये भी 24 का कंसेप्ट घूम रहा है ना। 24 के बेस पे, अगर 24 के बेस पे यहाँ पे 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ HF कितने जीनॉन लेकर बैठा था, 6। अगर 6 है तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है 3, तो यहाँ पे पक्का 2 से ही होगा। क्लियर? अगर ये 2 है तो ये क्या आ गया, 4 कंप्लीट। कितने, 2 क्लियर? अगर 6 है तो ये ना 3-4 साल पहले मुझसे एक स्टूडेंट पढ़ता था, और जो सर बताओ ये ऑक्सीजन मैं भी नहीं लिखता था स्टार्टिंग में, जब नया पुराना स्टार्ट किया भूल गया था लिखना। तो वो एक स्टूडेंट था मेरे पास ना, वो डिग्री कर चुका, अब तो शायद वो यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी में वो शायद M.Pharmacy कर रहा है स्टूडेंट। वो क्या करता है, जब मैं रिएक्शन लिखता था ना काउंटिंग करता रहता था कि कहीं सर बैलेंसिंग गलत तो नहीं है, तो उसने मेरी बड़ी करेक्शंस कराई। नया जब पढ़ाना स्टार्ट किया वो काउंटिंग करा, मैं उसकी तरह देखा था, हाँ भी पूरे है कि नहीं। तो मुझे याद है इस सेक्शन पे ना ये ऑक्सीजन मैं पहले नहीं लिखता था, उसने काउंटिंग कराई थी, खन्ना सर यहाँ पे कुछ कम है, ऑक्सीजन पूरे नहीं है। तो तब से मुझे नहीं भूलता कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा। अब इसके बाद रह गया लास्ट सेक्शन, वो क्या था, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। इसको भी रेड किससे कर दिया, विद वाटर। क्लियर? विद वाटर। और यहाँ पर मेरे पास ये क्या घूम रहा है, थ्राइस। ये अब तुम लोग बनवा दोगे क्या क्या मिल सकता है। हाँ जी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को इकट्ठा कर दूं। क्लियर? क्या आ गया, HF।
और साथ में जीनॉन। इसलिए मैंने ना दिमाग में ये लॉजिक रखा था कि जब भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, कंप्लीट है, तो जीनॉन या जीनॉन ट्राइऑक्साइड ही घूमता है ये। और जब करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस देन वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ O2F2 और OF4। तो लास्ट सेक्शन लिख दूंगा आपको, जीनॉन F6, ये F6 इसे रेड किससे किया, विद वाटर। ये दोनों रिएक्शन जो लास्ट में लिख रहा था ना, दीज आर आवर पार्शियल। ये पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे आएगा, जब भी आया ना आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो दोनों लास्ट में ये लास्ट वाली दोनों जो है जो अब लिखेंगे, ये दोनों पार्शियल हाइड्रोलिसिस था। जीनॉन F6 इसे रेड किससे किया, वाटर। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ जीनॉन OF4। क्लियर। अगर जीनॉन OF4 है तो बाकी क्या बचा, 2 फ्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, 2 फ्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, ट्वाइस HF। और एक लास्ट सेक्शन जीनॉन F6 इसे फिर रेड कर दिया विद वाटर ये, और इस बार इसको कर दिया ट्वाइस। वी गेट फॉर्मेशन ऑफ क्या कहता है सेकंड, O2F2। ये तो अब क्या रह गया सामने, है ना, तो O2F2 4 ये और 4 ये। अगर आप लोग ना 18 ग्रुप की बस यही रिएक्शंस कर गए, प्रिपरेशन ऑफ जीनॉन F2, F4, F6 और साथ में रिएक्शंस कौन सी आ गई, हाइड्रोलिसिस की। तो बस यही पेपर में सबसे कॉमन रिएक्शंस आ रखे, नहीं तो इन सबके स्ट्रक्चर्स आ रखे। अब बताओ यहाँ तक तो क्लियर, बंद नहीं। नेक्स्ट क्लास का पेपर है 2 मिनट लगेंगे स्ट्रक्चर्स के कल फिजिक्स का। चल एटलीस्ट तुम लोग एक वो तो रखा कि आ तो गए, यहाँ तक तो क्लियर हुए सबको। नहीं तो क्या था, नहीं तो छुट्टी का पता क्या लेक्चर तुम लोग देख तो लेते हो, पर मुझे होता है मेरे साथ करो टॉपिक्स।